Assalamualaikum students. Now we are going to start second lecture of chapter 3 motion in one dimension. Last lecture में हमने motion, types of motion, rest, types of velocity, types of acceleration and their graphs and displacement और distance को discuss किया था. अब हम tension and string की बात करेंगे. Word tension का मतलब यहाँ पे force है. Tension एक force है and it is exerted by a string when it is subjected to pull. ये string की force है जो string apply करती है उस वक्त जब string के ऊपर भी force लगे और string को pull किया जाए. मीन्स इसकी example ऐसे लें कि कोई string है, simply अगर मेरे हाथ में string है और मैं उसका जो है उसमें देखना चाह रही हूँ कि उसमें टेंशन है या नहीं, तो उस string में टेंशन नहीं होगी. लेकिन अगर मैं उस string के साथ किसी weight को hang कर दूँ तब उस स्ट्रिंग में टेंशन क्रिएट होगी. मीन्स मैंने अपने हाथ में स्ट्रिंग पकड़ी हुई है और उस स्ट्रिंग में मैंने वेट को टाई कर दिया, तो वेट की डायरेक्शन कहाँ होगी? डाउनवर्ड होगी. और जो टेंशन इन द स्ट्रिंग की डायरेक्शन होगी वो कहाँ पर होगी? अपवर्ड होगी. या अगर किसी हुक के साथ हमारी छत पे या किसी भी वॉल पे कोई स्ट्रिंग कनेक्टेड है और वो ऐसे ही बस कनेक्टेड है बस हुक के साथ ऊपर से, तो उस स्ट्रिंग में कोई भी टेंशन नहीं होगी. अब अगर मैं उस स्ट्रिंग को पकड़ के खींचूं नीचे की तरफ, मतलब मैंने उस स्ट्रिंग को वेट दिया डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट, तो जब मैं उस स्ट्रिंग को नीचे की तरफ खींच रही होंगी तो वो मेरा वेट होगा और जो अपवर्ड डायरेक्शन में जो स्ट्रिंग फोर्स अप्लाई कर रही होगी इट इज टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग. टेंशन इज अ फोर्स व्हिच बैलेंस द वेट ऑफ द बॉडी अटैच्ड टू द वायर और थ्रेड. इसको आप ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज बीइंग पुल्ड बाय अ स्ट्रिंग द फोर्स इंड्यूस्ड इन द स्ट्रिंग इज टर्म्ड एज टेंशन इन दैट स्ट्रिंग. हमारे पास टेंशन स्ट्रिंग के दो केसेस हैं, केस 1 एंड केस 2, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं. इसकी डेरिवेशन वगैरह भी पेपर में आती है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हैं और मैट्रिक में आप इन केसेस को पढ़ भी चुके हैं. तो पहले हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं टेंशन इन स्ट्रिंग की, जो हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं. If a person is holding a block of weight W attached to the end of a string, a force is experienced by him. This force is known as tension. जैसे ये string है डायग्राम में, इस string के साथ कोई weight टाई है, weight की डायरेक्शन डाउनवर्ड एंड टेंशन इन string अपवर्ड. अब हमने दो केसेस पढ़ने हैं टेंशन इन string के. केस 1 में क्या है? when the bodies move vertically, मीन्स string के साथ दो bodies कनेक्टेड हैं एंड दोनों bodies मूव कर रही हैं वर्टिकल डायरेक्शन में. वर्टिकल डायरेक्शन का मतलब कि वाई एक्सिस में. केस 2 क्या है कि अभी भी स्ट्रिंग में दो बॉडीज हैं लेकिन वन बॉडी इज वर्टिकली हैंग्ड एंड द अदर बॉडी इज लाइंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस. तो पहले हम केस 1 को डिस्कस करते हैं. ये आपकी केस 1 की डायग्राम है कि एक पुली के साथ दो बॉडीज, पुली के साथ स्ट्रिंग कनेक्टेड है, उस स्ट्रिंग में दो बॉडीज कनेक्टेड हैं. एक को हमने ए कहा, एक को बी. मास ऑफ ए इज m1 एंड मास ऑफ बी इज m2. और ये आपकी केस 2 की डायग्राम है. ठीक है, वन बॉडी इज लाइंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस व्हिच इज B and its mass is m2 and the other body A which is hanging vertically with the string and its mass is m1. अब केस 1 के स्टार्टिंग किस तरीके से करनी है? मीन्स जब अगर केस 1 आपके पास पेपर में आएगा तो इसकी ये डायग्राम आपने ड्रॉ करनी है और यहाँ शो किया है हमने कि m1 is greater than m2. कैसे? अगर m1 और m2 बैलेंस होते, इक्वल मासेस होते, तो ये इस तरीके से m1 डाउनवर्ड नहीं होता, m1 भी बिल्कुल इसके साथ होता है. m1 m2 से नीचे है, इट शोज कि m1 का मास m2 से ज्यादा है. तो हमने इसकी कंसीडरेशन करनी है कि हमने दो बॉडीज कंसीडर की A एंड B जिनका मास m1 एंड m2 है और साथ में ये चीज लाजमी मेंशन करानी है कि लेट m के मास ऑफ द m1 इज ग्रेटर देन m2. अच्छा, फिर ये फ्रिक्शनलेस पुली से पास हो रही है. तो जो मेन दो हमारी अजम्पशन है वो ये है कि पुली क्या है? हमारी फ्रिक्शनलेस है और स्ट्रिंग हमारा इनएक्सटेंसिबल है. अब ये देखिए, अगर इसका मास ज़्यादा है m1 का तो ये मज़ीद डाउनवर्ड होता जाएगा. जितना मास ज़्यादा होगा ये उतना ही डाउनवर्ड होगा क्योंकि वेट ज़्यादा हो जाएगा. और मास जितना कम होगा उतनी जो है m2 हमारा ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि मास जितना कम होगा वो स्ट्रिंग की टेंशन ज़्यादा होगी और वेट जितना ज़्यादा होगा तो वेट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो वो ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड होगा. अगर वेट
कम होगा तो टेंशन ज्यादा हो जाएगी। इसको हम और फर्दर एक्सप्लेन करेंगे इधर। ये देखिए m1 का मास ज्यादा है इसीलिए m1 डाउनवर्ड, m2 का मास कम है इसीलिए m2 अपवर्ड, दोनों किसी एक्सीलरेशन से मूव कर रहे हैं। हमने सपोज ये किया है कि जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है उसको हमने नाम दे दिया t का, बॉडी A और बॉडी B किसी एक्सीलरेशन से मूव कर रही है। वेट ऑफ द बॉडी, किसी बॉडी के वेट का फॉर्मूला क्या होता है mg। अगर मुझे वेट ऑफ द बॉडी A लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी m1g, वेट ऑफ द बॉडी 2 लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी m2g। यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, since the body A moves downward hence its weight is greater than the tension T in the string। आपको नजर आ रहा है कि बॉडी A जो है डाउनवर्ड मूव कर रही है, इसका मतलब बॉडी A का वेट ज्यादा है टेंशन से, और बॉडी B अपवर्ड मूव कर रही है, इसका मतलब बॉडी B का वेट कम है टेंशन से। तो फॉर बॉडी A अब हमने इक्वेशंस लिखनी है फॉर बॉडी A के लिए भी एंड फॉर बॉडी B के लिए भी। तो बॉडी A पे लगने वाली फोर्सेस कितनी है पहले हमने ये देखना है, इक्वेशन हमने फोर्सेस के फॉर्म में लिखनी है। तो हमें पता है कि बॉडी A के ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं, एक टेंशन और एक उसका वेट। जो फोर्स ज्यादा होगी उसके साथ पॉजिटिव का साइन आएगा और जो फोर्स कम होगी उसके साथ नेगेटिव का साइन आएगा। तो बॉडी A के ऊपर दो फोर्स लग रही है, एक वेट m1g और एक T टेंशन T। T के साथ माइनस साइन शोज दैट टेंशन इज लेसर देन द वेट ऑफ द बॉडी A। अच्छा, अब जो टोटल फोर्स, मतलब मैं इसकी इक्वेशन ऐसे लिखूं कि फोर्स जो है F इज इक्वल्स टू m1g माइनस T। F is equals to m1g minus T। F means force, net force। लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F is equals to ma। F is equals to ma। तो न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से जहाँ पे F है वहां पर हम क्या लिख देंगे ma, और m के साथ जो 1 आ रहा है वो 1 किस लिए आ रहा है, क्योंकि वेट ऑफ द बॉडी A की बात हो रही है। बॉडी A का जो मास है वो क्या है m1। सेम सिचुएशन हम सपोज करेंगे बॉडी B के लिए। बॉडी B पे भी दो फोर्स सप्लाई हो रही है, टेंशन और एक उसका वेट। अब इस बॉडी B में हमें पता है कि टेंशन ज्यादा है एज कम्पेयर टू वेट, मतलब यहाँ जो माइनस का साइन आएगा वो टेंशन के साथ नहीं, वो किसके साथ आएगा, वेट के साथ आएगा, T माइनस m2g। और टोटल फोर्स के लिए F की जगह अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ma, और ma की जगह m2a क्यों लिखा है, क्योंकि बात बॉडी B की हो रही है। अब ये दो इक्वेशंस बन गई हैं हमारे पास। एक इक्वेशन है बॉडी A की विच इज m1g माइनस T इज इक्वल्स टू m1a। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास बॉडी B की विच इज T माइनस m2g इज इक्वल्स टू m2a। अच्छा, अब इसके बाद हमने क्या करनी है, पेपर में जो हमसे पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेलरेशन एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द बोथ द बॉडीज हैंग वर्टिकली, कि जब दोनों बॉडीज वर्टिकली हैंग है तो उसके लिए टेंशन और एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करें। तो पहले हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आप चाहे पहले टेंशन फाइंड आउट करो या एक्सेलरेशन। याद क्या रखना है, जब हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है तो हमने बॉडी A और बॉडी B की इक्वेशंस को, फाइनल इक्वेशंस को ऐड करवाना है। Now in order to derive expression for tension and acceleration we must solve equation 1 and equation 2 simultaneously। ठीक है, हमने यहाँ इन दोनों इक्वेशंस को दोबारा लिख लिया। Now for the acceleration, कि अगर मुझे एक्सेलरेशन पता करनी है चाहे केस 1 हो या केस 2 हो, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करवा देंगे। अब देखिए ये एडिशन किस तरीके से हुई है, लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगी आपस में और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है m1a प्लस m2a, राइट हैंड साइड में मैंने लिख दी m1g माइनस t और t माइनस m2g। फिर हमें पता है ये माइनस t और प्लस t आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, सिर्फ यहाँ बचा m1g और माइनस m2g, और इधर दोनों के पास a था तो हमने a को कॉमन ले लिया, यहाँ बचा m1 यहाँ बचा m2। अब नेक्स्ट स्टेप में दोनों के पास g है, हमने g को कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा m1 माइनस m2। अच्छा, अब इसके बाद मुझे एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है। अगर मुझे एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है तो m1 प्लस m2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके वो क्या हो जाएगा डिवाइड, या आपका एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आ गया। अब टेंशन के लिए आपने क्या करना है, नाउ टू फाइंड द टेंशन वी हैव टू डिवाइड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। याद रखना है एक्सेलरेशन के लिए वी हैव टू ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 एंड फॉर टेंशन वी हैव टू
डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2। ये हमने इक्वेशन 1 एंड 2 को दोबारा लिखा, फिर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं कि m1a डिवाइड बाई m2 इज इक्वल्स टू m1g माइनस t डिवाइडेड बाई t माइनस m2g। ये देखिए a से a कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये बचा। ठीक है, अब मैं t से t कैंसिल नहीं करा सकती ड्यू टू माइनस साइन। अब मुझे क्या कराना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे, तो m1 से t माइनस m2g मल्टीप्लाई हो जाएगा और m2 से m1a माइनस t मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन की हमने, m1 इंटू टी माइनस साइन m1 इंटू जी इज इक्वल्स टू m1 m2 a, हियर इज मिस प्रिंटिंग, यहाँ पे g नहीं, यहाँ पर a आएगा, और ये m2 माइनस t, ये m2 जो है इधर t से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि टेंशन वाली चीजें जो हैं, मतलब t को एक तरफ कर देंगे और बाकी चीजों को हम दूसरी साइड पे मूव करवा देंगे। तो ये m1t ऐसे ही रहा, m2t यहाँ माइनस का था, यहाँ आके हो गया प्लस का, ये m1 m2g ऐसे ही है, और m1 m2g यहाँ माइनस का है, यहाँ आकर जो है वो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अच्छा, जिसमें मैं प्रिंटिंग की बात कर रही थी उसको देख लेते हैं कि एक्चुअली जो मिस प्रिंटिंग हुई है वो आपकी यहाँ पर हुई है, मिस टाइपिंग बेसिकली। m1g था, यहाँ पे गलती से टाइप हो गया है m1a, यहाँ पर आना था m1g, तो यहाँ पे भी m1g होता, ठीक है, फिर आपका यहाँ पे भी m1g होता, यहाँ से आपकी टाइपिंग ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा, बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग जो आपके ऑनलाइन लेक्चर्स होंगे, मींस जो आपके ऑनलाइन सेशन है उसमें आप पूछ सकते हैं। अच्छा, अब इन दोनों के पास t कॉमन था तो हमने t कॉमन ले लिया, m1 m2g प्लस m1 m2g, कितने m2g हो गए, 2 m1 m2g। अब t मुझे फाइंड आउट करना है, तो m1 m2 यहाँ, m1 प्लस m2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो गया, ये आपका टेंशन का फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं केस 2 की तरफ। अच्छा, केस 2 क्या है कि व्हेन one of the two bodies attached to a string lies on a smooth horizontal surface and the other body hang vertically, मीन्स वही चीज जो मैंने आपको बताई थी कि एक बॉडी जो है वर्टिकली हैंग कर रही है और दूसरी बॉडी जो है स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे लाई कर रही है। अब इसमें जरा सा डिफरेंस है, मीन्स केस 1 और केस 2 में। अगर केस 2 की आप बॉडी ए को देखें तो वो सेम एज बॉडी ए ऑफ केस 1। बॉडी ए का जो केस 1 था उसमें भी एग्जैक्टली यही हो रहा था कि बॉडी जो है वर्टिकली हैंग कर रही थी और उसका वेट डाउनवर्ड, टेंशन टी अपवर्ड। तो इस बॉडी ए की तो सारी सपोजिशन एज इट इज वही आ जाएगी जो कि केस 1 की बॉडी ए की है। लेकिन अगर मैं बॉडी बी की बात करूं, इस पे 2 फोर्सेस नहीं लग रही, इस पे 3 फोर्सेस लग रही है। देखिए, कोई भी बॉडी उसका वेट हमेशा डाउनवर्ड होता है, वी नो दिस। अब स्ट्रिंग की वजह से, मतलब स्ट्रिंग यहाँ जो पुली के साथ जो स्ट्रिंग कनेक्टेड है वो उसको अपनी तरफ खींच रही है, तो यहाँ पे जो फोर्स है वो कौन सी है, टेंशन। ठीक है, अच्छा, ये बॉडी जो मूव कर रही है वो हॉरिजॉन्टली ही मूव करेगी ना, अगर जाएगी भी तो वो इस तरफ जाएगी। ठीक है, ये बॉडी बी जो है यू वर्टिकली ऐसे तो मूव नहीं कर रही अप एंड डाउन, तो इसका मतलब कि अगर ये बॉडी अप एंड डाउन मूव नहीं कर रही तो इसका मतलब लाजमी ये है कि वेट जो है किसी एक फोर्स से बैलेंस हो रहा है, और वेट जिस फोर्स से बैलेंस हो रहा है वो कौन सी है, नॉर्मल रिएक्शन आर। ये चीज आप लोगों को वैसे ही पता होगी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सरफेस के ऊपर रखा हुआ है एंड दिस ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, तो इसका मतलब कि द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज बैलेंसिंग बाय द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द सरफेस, कि इसका जो वेट है वो किससे बैलेंस हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शन आर से। नॉर्मल रिएक्शन आर क्या है, ये वो फोर्स है जो कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द वेट होती है, और ये इट इज बैलेंसिंग द वेट। तो बॉडी बी जो है उस पे 3 फोर्स अप्लाई हो रही है, एक वेट ऑफ द बॉडी, एक नॉर्मल रिएक्शन आर और एक टेंशन टी इन द स्ट्रिंग। तो बॉडी ए की कंस्ट्रक्शन हमारे लिए इतनी मुश्किल नहीं होगी, हमने बॉडी बी को समझना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप ये देखें कि वो फोर्स, बैलेंस का वर्ड में क्यों यूज कर रही हूँ कि बैलेंस हो रही है। देखिए, अगर कोई फोर्स ज्यादा है तो वो उस तरफ ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगी। जैसे आपने केस 1 में देखा कि बॉडी ए का वेट ज्यादा था इसलिए बॉडी ए डाउनवर्ड की तरफ ज्यादा थी, और बॉडी बी में टेंशन ज्यादा था एज कम्पेयर टू वेट,
तो बॉडी बी जो है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही थी। अब यहाँ पे क्या है, इस तरफ टेंशन टी अगर इसको खींचेगी तो वो इस तरफ खींचेगी, ठीक है। और ये बॉडी भी ऊपर नीचे मीन्स अप एंड डाउन, दिस बॉडी इज नॉट मूविंग। इट मीन्स कि वेट और आर, अगर आर ज्यादा होता तो ऊपर चले जाता, वेट तो ज्यादा होने की बात ही नहीं क्योंकि इट इज लाइंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। इट मींस दैट वेट एंड द नॉर्मल रिएक्शन आर बैलेंसिंग ईच अदर। तो हमें नजर आ रहा है कि वाई एक्सिस पे कोई भी फोर्स नहीं है। जब वाई एक्सिस पे अप एंड डाउन बॉडी मूव नहीं कर रही, कोई भी फोर्स नहीं है, इट शोज कि वेट इज बैलेंसिंग बाय आर, मींस वेट उतना ही है जितना नॉर्मल रिएक्शन आर है। तो इस तरीके से हमने इसके लिए भी फाइंड आउट करना होगा कि एक्सीलरेशन और टेंशन, और इस एक्सीलरेशन और टेंशन केस टू के फाइंड आउट करने के लिए हमने मोशन को सपोज करना पड़ेगा, बॉडी ए की और बॉडी बी की। तो पहले हम बॉडी ए को कंसीडर करेंगे। बॉडी ए को हम जब कंसीडर करेंगे तो हमने यहाँ देखना है कि बॉडी ए के ऊपर कितनी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। बॉडी ए के ऊपर कितनी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, बॉडी ए तो एग्जैक्टली वही है जो बॉडी ए केस 1 की थी। तो अगर मैं बॉडी ए की फोर्सेस देखूं, सो देयर आर ओनली 2 फोर्सेस व्हिच इज एक्टिंग ऑन बॉडी ए। एक वेट ऑफ द बॉडी व्हिच इज एक्टिंग डाउनवर्ड एंड अदर इज टेंशन टी इन द स्ट्रिंग व्हिच इज एक्टिंग अपवर्ड। और बॉडी ए में हमें नजर आ रहा है कि बॉडी, जैसे कि आपने डायग्राम में देखा था, बॉडी ये डाउनवर्ड ज्यादा थी। तो इसका मतलब weight of the body A is greater than the tension in the string. Weight of the body A is greater than tension in the string. तो अगर मुझे बॉडी A की वो इक्वेशन लिखनी है फोर्सेस के लिए, तो वो क्या हो जाएगी, F is equals to weight minus tension। मैं माइनस साइन टेंशन के साथ क्यों लगा रही हूँ, बिकॉज वेट ऑफ द बॉडी इज ग्रेटर देन द टेंशन। जो फोर्स ज्यादा होगी उसके साथ माइनस लगेगा और जो फोर्स कम होगी उसके साथ पॉजिटिव साइन आएगा। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, एफ की जगह क्या आ जाएगा, एम ए, और वेट हमें पता है वेट की जगह एम जी। तो जो इक्वेशन है उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एफ ए की जगह क्या आ जाएगा, m1a अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, और वेट का फॉर्मूला आपको पता है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, mg। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। अब इस इक्वेशन 1 को देखिए, इट इज सेम एज द इक्वेशन 1 ऑफ द केस 1। केस 1 की जो बॉडी ए की इक्वेशन थी वो भी यही थी, और इसकी जो इक्वेशन है वो भी यही है। ठीक है, अब अगर मैं बॉडी, अब हमने उसको कंसीडर कर लिया है बॉडी ए की मोशन को, और हमारे पास बॉडी ए की इक्वेशन भी आ गई है। तो अब मुझे किसको कंसीडर करना है, बॉडी बी को, कि हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बॉडी बी। सो देयर आर 2 फोर्सेस, देयर आर 3 फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग ऑन द बॉडी बी। हम अलग अलग सपोज कर लेंगे कि एक्स एक्सिस के ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है और वाई एक्सिस के ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है। पहले हम देख लेते हैं कि वाई एक्सिस के ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है। So you know there are 2 forces which is acting on the y-axis. One is weight of the body which is acting vertically downward, and the other is tension in the string which is and the other is normal reaction. तो आपने देखा था उसकी डायग्राम में भी कि वेट डाउनवर्ड है और नॉर्मल रिएक्शन जो है वो अपवर्ड था। ठीक है, तो वाई एक्सिस पे 2 फोर्सेस है, एक वेट और एक नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा, अब इसके बाद वाई एक्सिस के ऊपर हमने देखा कि वेट ऑफ द बॉडी जो है वो इक्वल है, बैलेंस कर रहा है नॉर्मल रिएक्शन आर को। तो हमने यहाँ पे इसी चीज को मेंशन किया है कि वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल्स टू नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द सरफेस, मींस वेट इज इक्वल्स टू आर। जब ये बैलेंस कर रहे हैं एक दूसरे को, एंड सिंस देयर इज नो मोशन इन द वाई एक्सिस, मींस वी कैन से दैट देयर इज नो फोर्सेस ऑन अ वाई एक्सिस। है फोर्सेस, बेशक एक वेट है और एक आर है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। सपोज से कर लें अगर 5 न्यूटन उसका वेट है तो 5 न्यूटन ही नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है। अगर नॉर्मल रिएक्शन आर की वैल्यू +5 न्यूटन है और वेट की वैल्यू -5 न्यूटन है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो मैं ये कंक्लूड कर सकती हूँ कि देयर इज नो मोशन इन द वाई एक्सिस, एंड देयर इज, सिंस देयर इज नो मोशन इन द वाई एक्सिस मींस सिंस देयर इज नो फोर्स इन द वाई एक्सिस। जब वाई एक्सिस के ऊपर कोई फोर्स ही नहीं है
तो यहाँ पर एक ही फोर्स बच जाएगी जो कि एक्स एक्सिस पर है, और एक्स एक्सिस पे कौन सी फोर्स है, वो है टेंशन टी, टेंशन टी इन अ स्ट्रिंग। अच्छा, इसको मैं एक बार डायग्राम में आप लोगों को दोबारा से दिखा दूं ताकि प्रॉब्लम ना हो आपको उसको याद रखने में, ठीक है। देखें, इन दोनों ने तो एक दूसरे को बैलेंस कर दिया। जब इन दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया तो उसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कोई फोर्स ही नहीं है, बॉडी बी के ऊपर इधर से कोई फोर्स ही नहीं लग रही, बॉडी बी के ऊपर एक ही फोर्स लग रही है, और वो जो एक ही फोर्स है वो कौन सी है, एक्स एक्सिस पे, एंड इट इज टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो इसकी इक्वेशन तो बड़ी आसान हो जाएगी कि F2 इज इक्वल्स टू P। इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, सिंपली F2 इज इक्वल्स टू T। अच्छा, अब हम देखते हैं, ये चीज हमने देख ली थी, F2 इज इक्वल्स टू T, यहाँ एफ बी फोर्स ऑफ बी मतलब बॉडी बी, और अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ एफ की जगह क्या आ जाएगा, एम ए, बॉडी बी का मास m2 है तो वो m2a, तो ये इसकी इक्वेशन बन गई, m2a इज इक्वल्स टू t। इज इक्वल्स टू t क्यों आ रहा है, क्योंकि फोर्स क्या थी, एक ही फोर्स लग रही थी, वो थी t टेंशन, और F2 इज अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ m2a। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन 1 और एक इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 तो हमारे पास सेम वही है जो केस 1 की इक्वेशन थी, और इक्वेशन 2 में जरा सी चेंजिंग है क्योंकि इक्वेशन 2 जो है बॉडी बी की है, और बॉडी बी पे तीन फोर्सेस लग रही थी, तीन में से दो ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया था, एक ही फोर्स बची थी, वो फोर्स कौन सी थी, टेंशन की, इसलिए m2 इज इक्वल टू t। इसके भी हम एक्सेलरेशन और टेंशन को फाइंड आउट करेंगे। एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करना होगा। हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यहाँ पे ऐड किया, ये देखिए जब ऐड करूंगी तो मैं m1a प्लस m2a इज इक्वल्स टू m1g माइनस t प्लस t। तो यहाँ से माइनस टी और प्लस टी कैंसिल हो गया, इन दोनों के पास a था, a कॉमन आ गया, m1 प्लस m2 और ये m1g, ठीक है। m1 प्लस m2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इज इक्वल्स टू को इस तरफ आके वो डिवाइड हो गया, तो a का जो आंसर आया एक्सेलरेशन का, इट इज m1g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब हमने टेंशन फाइंड आउट करनी है। टेंशन फाइंड आउट करने के वही तरीका कि चाहे तो आप इक्वेशन 1 और 2 को क्या करें, डिवाइड करा दें। इक्वेशन 1 2 को डिवाइड करा दे, आपके पास टेंशन आ जाएगी। लेकिन इससे आसान तरीका ये है कि देखिए जो आपके पास बॉडी बी की इक्वेशन थी, मीन जो इक्वेशन 2 थी वो क्या थी, m2a इज इक्वल्स टू t। इक्वेशन 2 आपके पास क्या थी, m2a इज इक्वल्स टू t। मैं उससे आसान तरीका बता रही हूँ डिवाइड करने के बजाय, ये तरीका केस 1 में मुश्किल है लेकिन केस 2 के लिए बहुत आसानी से अप्लाई हो जाता है। हम डिवाइड नहीं करेंगे, हम आसान तरीका करेंगे। m2a इज इक्वल्स टू t, यहाँ पर a है, a की जो भी वैल्यू है m1g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, वो हम क्या करेंगे, इधर a में पुट कर देंगे, ठीक है। ये देखिए मैंने क्या किया, m2 को ऐसे ही लिखा, t को ऐसे ही लिखा, a की जगह क्या आ गया, m1g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो मेरे पास टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग आ गई, विच इज m1 into m2 g डिवाइडेड बाय